हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था। तो एग्रीकल्चर के अंदर 2 रिफॉर्म किए गए थे, आपको पता है 1950 से 1990। लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया टेक्निकल रिफॉर्म क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ। आने वाले पार्ट्स में इंडस्ट्री और ट्रेड भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में। एग्रीकल्चर सब्सिडी का मतलब क्या होता है? फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है। जैसे फार्मर्स अगर लोन लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है। ट्रैक्टर और थ्रेशर्स लेते हैं मार्केट से तो उनके लिए प्राइस कम कर दिया जाता है। वो सीड्स वगैरह खरीदने जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने जाते हैं तो गवर्नमेंट उनके रेट कम कर देती है। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उनको फ्री में दे देती है। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनके लिए एडजस्ट कर देती है। तो ये सारी चीजें ही क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर सब्सिडी कहलाती है। अब समझना होगा कि 1950 से 1990 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो किसान थे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रैक्टर और थ्रेशर्स खरीद सके, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छी किस्म के बीज मार्केट के अंदर से खरीद सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर क्या करा? फार्मर्स को सब्सिडी देना शुरू कर दिया। अब ये फार्मर्स को जो भी सब्सिडी दिया गया, इससे देश के अंदर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो 2 पार्ट्स में बट गए। कुछ टाइम के बाद इकोनॉमिस्ट का कहना था कि यार ये सब्सिडी गवर्नमेंट गलत दे रही है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जबकि दूसरा ग्रुप था वो कह रहा था कि सब्सिडी देना ठीक है। तो आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर सब्सिडी, और 2 बातें पढ़नी है। एग्रीकल्चर सब्सिडी जो 1950 से 1990 में बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, उसमें 2 पक्ष देश के अंदर बन गए। कुछ बोलते थे कि एग्रीकल्चर सब्सिडी सही है और कुछ बोलते थे कि एग्रीकल्चर सब्सिडी सही नहीं है देश के लिए। ठीक है, तो आज हम उन दोनों पक्षों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि एग्रीकल्चर सब्सिडी तो आज भी बहुत बड़े लेवल पर दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं 1950 से 1990 तक की। सबसे पहला जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी का मतलब क्या होता है। इट रेफर टू मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल हेल्प देती है, ठीक है, सस्टेन एंड एक्सिलरेट द प्रोडक्शन एक्टिविटी, अगर गवर्नमेंट कोई भी हेल्प देती है फार्मर्स को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर सब्सिडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के रेट किसानों के लिए कम करवा देना, ट्रैक्टर और थ्रेशर्स के रेट मार्केट में किसानों के लिए कुछ कम करवा देना, इरिगेशन की फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड कर देना, ठीक है, बिजली और पानी की सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड कर देना, ये सब एग्रीकल्चर सब्सिडी का एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले उनका कहना था जो अगेंस्ट थे ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, कह रहा है कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है। तो उनका मानना ये नहीं था कि आप एग्रीकल्चर सब्सिडी को बंद कर दो, उनका कहना सिर्फ इतना था कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो दी जा रही है, अगर उस सब्सिडी का पर्पस पूरा हो गया तो गवर्नमेंट को उसे बंद कर देना चाहिए। अगर आप एक किसान को सब्सिडी दे रहे हो और उसके पास उस सब्सिडी से फायदा हो चुका है, ठीक है, तो आपको उस सब्सिडी उसके लिए बंद कर देना चाहिए। मान लो आपको किसी फार्मर को ट्रैक्टर दिलवाना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प करी, उसने कम प्राइस रेट पर ट्रैक्टर खरीदा, लेकिन एक ट्रैक्टर होने के बाद वो अब थोड़ा एबल हो चुका है, पैसे कमा रहा है, तो जब वो दूसरा ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो उसे सब्सिडी ना दी जाए, ये कहना था हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट का। It is the argue that once the subsidy have served their purpose, अगर सब्सिडी का पर्पस पूरा हो चुका है, implying that technology is proven useful and adopted widely, अगर टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में आ गई है, अगर किसान समृद्ध हो चुके हैं, समृद्ध मतलब अच्छे खासे हो चुके हैं, उनको सब्सिडी का फायदा मिल चुका है, सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट, दे पुट ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, तब हमें सब्सिडी को हटा देना चाहिए उस फार्मर के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो पहले नंबर की बात आपको समझ में आ गई। जो ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कहीं कुछ हद तक तो इनकी बात सही भी लग रही है। मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, गवर्नमेंट का इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि जो भी सब्सिडी दी जाती है, तो हमारे देश में कुछ फार्मर्स तो ठीक है वो मार्केट से चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो सब्सिडी का बेनिफिट ना होता क्या है कि गरीबों के साथ साथ अमीर फार्मर्स को भी मिल जाता है, जो कि सही नहीं है। आइए, सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर
एंड स्मॉल फार्मर्स। ज़्यादातर ये देखा गया कि पुअर और स्मॉल फार्मर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बेनिफिट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कह रहा है बड़ी बड़ी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो भी इसका बेनिफिट उठाते हैं, और प्रॉस्पेरस फार्मर्स यानी जो अमीर अमीर फार्मर्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा लेते हैं। दूसरे नंबर की बात क्या बताई गई, जो इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी के अगेंस्ट है उनका मानना है कि छोटे फार्मर्स को तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, इसका ज़्यादातर बेनिफिट अमीर अमीर फार्मर्स उठा लेते हैं, और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियां जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही है, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी के आड़ में बेनिफिट उठा लेते हैं। अगले नंबर पे वेस्टफुल कंजम्पशन, जो भी इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी के अगेंस्ट है उनका मानना है कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उसका वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं, यानी कि पानी चल रहा है तो पानी को चलने दो, बिजली इस्तेमाल हो रही है तो बिजली का अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। अवेलेबल ऑफ द सप्लायर्स एट द लो प्राइस लीड टू वेस्टफुल कंजम्पशन। तो जो भी इकोनॉमिस्ट हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर सब्सिडी के अगेंस्ट है उनका क्या मानना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, एक बर्डन है। दूसरा, इसका मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, जिन लोगों को बेनिफिट नहीं उठाना चाहिए वो भी उठा रहे हैं, और इसकी वजह से वेस्टफुल कंजम्पशन देश के अंदर हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज के 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो एग्रीकल्चर सब्सिडी के अगेंस्ट है इकोनॉमिस्ट। अब हम कुछ उन इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं जो एग्रीकल्चर सब्सिडी के फेवर में है। एग्रीकल्चर सब्सिडी के फेवर में होने वाले लोग क्या क्या कहते हैं, जरा समझना। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चर सब्सिडी एज अ फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूअस टू बी अ रिस्की बिजनेस। एग्रीकल्चर एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है, ठीक है, कभी किसी भी वजह से जो है खेती खराब हो जाती है। तो जो फार्मर्स की कंडीशन है ना वो एक ऐसी नहीं है कि मतलब हमेशा एक जैसी रहती है, बैलेंस रहती है। फार्मिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्क से भरा हुआ है, तो इसीलिए फार्मर्स को सब्सिडी की ज़रूरत है, पहला ये कहना है इनका। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स वेरी पुअर, इंडिया के अंदर पाए जाने वाले ज़्यादातर फार्मर्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एंड दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिक्वायर्ड इनपुट्स को खरीद सके। जैसे वो इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं खरीद सकते, वो ट्रैक्टर थ्रेशर्स नहीं खरीद सकते, वो पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद सकते, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद सकते, वो मार्केट के अंदर से HYV सीड्स नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको सब्सिडी देना चाहिए। एलिमिनेटिंग द सब्सिडीज, अगर सब्सिडीज हटाया जाता है, विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर। कह रहा है कि अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी को हटा लिया जाएगा तो अमीर फार्मर तो और अमीर होते चले जाएंगे, लेकिन गरीब फार्मर्स की स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी, जिसकी वजह से देश के अंदर इनकम की इनइक्वालिटी आएगी। और जो हमारे देश का एक पर्पस है कि हम अपने देश में इक्विटी चाहते हैं, उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन है एक तरीके से एग्रीकल्चर सब्सिडी की पूरी कॉन्क्लूजन वाली लाइन है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी के फेवर में है और बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी के क्या है, अगेंस्ट है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, इन ब्रीफ सब्सिडीज इन इंडिया आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स। कह रहा है कि यार एग्रीकल्चर सब्सिडी की जरूरत तो है, लेकिन वो पुअर और स्मॉल फार्मर्स के लिए, टू इनेबल दैम टू मेक यूज द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, क्योंकि स्मॉल और पुअर फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स को खरीद सके, वो HYV सीड्स खरीद सके, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, वो ट्रैक्टर और थ्रेशर्स खरीद सके, तो इसके लिए उनको ज़रूरत है। नेसेसरी स्टेप टू शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट ओनली दैट द पुअर फार्मर्स enjoy द बेनिफिट ऑफ द सब्सिडी एंड नॉट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए जिससे एग्रीकल्चर सब्सिडी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पुअर फार्मर्स को मिल सके, और इसका बेनिफिट किसी भी तरीके से फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बेचती है उनको नहीं मिलना चाहिए, और बिग फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत ज़रूरी है देश के अंदर, लेकिन सिर्फ स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है और बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनसे एग्रीकल्चर सब्सिडी को हटाना चाहिए। तो ये कॉन्क्लूजन था, मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर सब्सिडी के फेवर में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और जो इसके अगेंस्ट है वो लोग क्या कह रहे हैं, और लास्ट में एग्रीकल्चर सब्सिडी का कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आता है ये भी हमने आपको बता दिया।